बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल दरबदर इज़ा कलम अलीशा 9 and 10 एपिसोड। तकरीबन 1.5 घंटे में वो दोनों शाह मेंशन पहुंच चुके थे। हया ने मेंशन की तरफ देखा। आदिल ये इसने हैरानगी से आदिल को देखा। जी जाने आदिल, अंदर तो चलें, फिर आप जान जाएंगी। आदिल ने उतरने की इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और हाथ पकड़कर इसे बाहर निकाला। हया ने लाइट पिंक कलर की कमीज़ तंग पजामा पहन रखा था, साथ सर पर दुपट्टा और कंधों पर आदिल की शॉल थी। वो एक पल को रुक कर इस मेंशन को देखने लग गई, जिसे देख इसे लगा था कि जैसे वो यहाँ पहले आ चुकी है, जैसे इस घर से इसका बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, या शायद इसका वहम है हो। वो इस घर को देखकर बहुत कुछ सोच रही थी और बहुत कुछ याद करने की कोशिश भी कर रही थी। हया, आदिल ने चुटकी बजाकर पुकारा तो वो होश की दुनिया में वापस आई। कहाँ खो गई मेरी जान? इसने कंधों पर हाथ रखते आगे को चलते हुए पूछा। कहीं नहीं, बस ऐसे, इसने फर्जी सा जवाब दिया। हया जैसे जैसे अंदर जा रही थी, इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे वो इस घर की एक एक चीज़ को पहले छू चुकी है। आदिल मेंशन के दरवाजे तक गया और डुप्लीकेट चाबी से लॉक खोला। हया समझ गई ये आदिल का फैमिली हाउस है। सामने सना और मुराद अपनी राज की बहस लेकर एक दूसरे को खूनखार नज़रों से देख रहे थे। आदिल ने सिचुएशन समझते हुए गले को खंगारा तो दोनों ने फ़ौरन पलटकर देखा। अरे आदिल भाई, आ गए आप। मुराद ने इन्हें देखते ही ध्यान अपनी बहस से भटकाने की कोशिश की। आदिल मुराद से गले मिलता सोफे पर बैठ गया। हया अभी भी पूरे घर में नज़र दौड़ा रही थी। शाह मेंशन, इसके जहन में ये नाम बार बार चल रहा था। वहाँ की एक एक चीज़ इसे कुछ याद करने पर मजबूर कर रही थी। हया आदिल ने इसे देखते ही पुकारा, यहाँ आए। हया आदिल के पास खड़ी हो गई। आदिल ने उठकर हया का तारुफ सना से करवाया। हया, ये है मेरे चचा जान की बेटी सना, और ये मेरे प्यारे भाई मुराद हसन की ज़ौजा। हया ने मुस्कुराकर सना को देखा। सना ने भी मुस्कुराकर हया से हाथ मिलाया। पर आदिल भाई, ये कौन? सना ने अपने अंदर के सवाल को बाहर निकाला। सना मेरी प्यारी सी बहन, ये तुम्हारी जेठानी और मेरी बीवी है। क्या? सना के मुंह से ऊंची आवाज़ में घबराहट से निकला। पर भाई, बाबा, ताया, इन्हें पता है क्या? सना ने फ़िक्र के साथ पूछा। नहीं सना, पर अब वो जब जब वो आएंगे तब इन्हें भी बता दूंगा। तुम परेशान नहीं हो, मुराद को पता था वो अब तुम्हें। बस सना ने अफसोस से एक नज़र इन दोनों पर डाली। ठीक है भाई, मैं खाना लगाती हूँ, आप लोग आ जाएं टेबल पर। आदिल ने साबत में सर हिलाया और मुराद से ज़रूरी गुफ्तगू में लग गया। हया इन दोनों को मसरूफ़ देखकर खुद सना के पास चली गई। सना, इसने सना को पुकारा। जी, सना ने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। आपको अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ आना तो मैं चली जाती हूँ, आदिल से कहकर हया ने सर झुका कर कहा। नहीं नहीं हया, कैसी बातें करेंगी आप? ये अब आपका घर भी है, आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं और चाहें तो यहीं रह सकती हैं। सना ने मोहब्बत भरे अंदाज में इसकी उलझन दूर कर दी। बस हया, मैं बाबा और ताया की वजह से डर गई थी, पर आदिल भाई की कोई बात इस घर में टाली नहीं जाती। आप फिक्र ना करें, वो सब संभाल लेंगे। सना ने इसे दिलासा दिया, जो पास खड़ी रोने लग गई थी। पर सना, क्या आप जानती हैं मेरे माँ बाबा नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे सिवा आदिल के। मेरा सिवाय आदिल के। हया भाभी, मेरे भाई कभी गलत फैसला नहीं करते, ज़रूर उन्होंने यही बेहतर समझा होगा, और हम सब हैं आपके साथ। मुझे आप अपनी बहन समझ सकती हैं। आप आंसू साफ़ करें और यहाँ बैठे, मैं मुराद और आदिल को बुला लूँ। हया ने मुस्कुराकर आंसू साफ़ किए और डाइनिंग टेबल पर फ्रंट चेयर के साथ वाली पर बैठ गई थी। आदिल और मुराद और सना भी बैठ गए। सना ने मुराद को और हया को आदिल को खाना सर्व किया। फजलू फजलू कहाँ मर गया ये फजलू? आहान कब से इसे ढूंढ रहा था। जी जी सर। वो घबराता हुआ आहान के पास आकर खड़ा हुआ, हाथ बांध कर। आहान ने इसे देखते ही मुंह पर थप्पड़ मारा, जिसे वो एकदम ज़मीन पर जा गिरा। गधा, तूने जिस थाली में खाया इसी में छेद किया। मेरे साथ पंगा तुझे भारी पड़ने वाला है। तू मेरे साथ गद्दारी करने का सोच भी कैसे सकता है? तूने मेरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन बाहर किस कंपनी को दी? हाँ, वो इसे पाँव से मारते हुए पूछ रहा। सर, किसी को नहीं, प्लीज़ नहीं मारें, मैंने कुछ नहीं किया, मासूम बनने की ज़रूरत नहीं, सब जानता हूँ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक ज़रा। आहान इसे वहीं पड़ा छोड़कर खुद अपने कैबिन में गया। फजलू ने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला और व्हाट्सएप पर एक नंबर पर मैसेज किया, अटैक, और अपना फ़ोन बंद करके जेब में रख लिया। तकरीबन 15 मिनट से आहान इसे लगातार मार रहा था। 15 मिनट बाद 2 गाड़ियाँ ऑफिस के बाहर रुकीं, जहाँ से नकाबपोश आदमी निकले, हाथों में गन्स लिए और ऑफिस के अंदर घुस गए।
ऑफिस के लोगों ने इन पर अटैक करने की कोशिश की, पर इन हट्टे कट्टे आदमियों ने सबको एक सेकंड में ज़मींदोज़ कर दिया था और फजलू को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। आहान ने फ़ौरन खुद को अपने कैबिन में लॉक कर लिया था। वो लोग फजलू को लेकर चले गए थे। आहान के पसीने छूटने शुरू हो गए थे। मैनेजर कौन थे ये लोग? इसने टेबल पर हाथ मारते गिरा कर पूछा। सर मालूम नहीं, मैनेजर ने पसीना साफ करते घबराहट से जवाब दिया। नहीं मालूम तो मालूम करो, कौन है ये जिन्होंने मेरे ऑफिस में दहशत फैलाने की कोशिश की है? जी जी सर, इसने असाबत में सर हिलाते हुए बोला और बाहर निकल गया। आदिल ज़रूरी काम का बोलकर हया को वहीं छोड़कर जल्दी में मेंशन से चला गया था। मुराद अपने कमरे में चला गया था आराम करने। सना और हया बैठी सोफे पर चाय पी रही थी। हया भाभी आ जाए, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। हया ने हैरानगी से इसे देखा। जी बिल्कुल, आदिल भाई का कमरा आप ही का कमरा हुआ ना? हया ने असाबत में सर हिलाया और इसके साथ ही आदिल के कमरे में चल दी। सना ने दरवाज़ा खोला तो वो चौंक गई। पूरे कमरे में डफे सुरख पर्दे, बेड पर सुरख बेडशीट, सोफ़ों पर सुरख कवर, तकरीबन हर चीज़ सुरख और सफ़ेद थी। हया अंदर आई तो वो भी कमरे को देखकर चौंक गई। ये कमरा मुराद के कमरे के साथ था। वो आहट सुनकर बाहर आ गया। सना ने मुराद को सवालिया नज़रों से देखा। ऐसे क्या देख रही हो? भाई ने कहा था कमरा हया भाभी के पसंद के रंग में भर दो। सो जब तुम खाना बना रही थी तो मैंने कर दिया। अच्छा तो मुझे बताया भी नहीं, मैं भी साथ करा देती। सना ने दुख से कहा। मुराद ने इसके सर पर चित लगाते हुए कॉफ़ी लाओ चुड़ैल, वो मुराद के इस अंदाज पर ही मर गई थी। जी जी अभी लाई, वो खुशी से कहती हया को कमरे के अंदर कहती किचन में चली गई। हया कमरे को देख अपनी किस्मत पर रश कर रही थी। सुल्तान साहब चाय, फिदा बेगम ने चाय टेबल पर रखी। सुल्तान आपसे कुछ ज़रूरी बात करना थी। फिदा बेगम ने इसके पास बैठते हुए इजाज़त चाहिए। जी मेरी जान, मेरी अजीज़े जान बोलें, सुल्तान साहब ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। सुल्तान आपको नहीं लगता अब हमें आदिल की शादी करनी चाहिए? प्लीज़ इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। बहुत उम्र हो रही है इसकी, अब तो मुराद की भी हो चुकी है। लोग बातें करेंगे ऐसे कि बड़े भाई की नहीं की और छोटे की कर भी दी। फिदा बेगम आदिल रहता है कवारा तो रह जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों की बातों का, पर मैं गद्दारी नहीं कर सकता। दोस्ती में मैंने कसम दी थी अपने दोस्त को कि इसकी बेटी मेरे आदिल की दुल्हन बनेगी और वो आदिल को पूरी तरह सौंप भी चुका था। इसके अलावा कोई आदिल की ज़िंदगी में नहीं आएगी। सुल्तान ने नरम लहजे में फिदा को अपने दिल का जवाब बता दिया था। पर सुल्तान आखिर कब तक आप इनकी तलाश करेंगे? इतना अरसा हो गया हम इसे इन्हें ढूंढ नहीं सके। जी जब तक मेरी सांस है तब तक ढूंढूंगा। फिदा ने अफसोस की नज़र इन पर डाली और इनके हाथ पर हाथ रखकर खुद को इत्मीनान और सब्र का हौसला दिया था। नावल दरबदर इज़ा कलम अलीशा, एपिसोड नंबर 10। हया आदिल के कमरे में बैठी थी। आज इसका ससुराल में पहला दिन था। सना का रवैया इसे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन वो घर के बड़ों के रवैये का सोच कर डर रही थी। वो खुश थी बहुत। मैंने सोचा भी न था कि ज़िंदगी इतनी भी हसीन होगी। आदिल जैसे इंसान मेरी किस्मत में होंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी ज़िंदगी में इतनी जल्दी रंग भर जाएंगे, खुशियाँ फिर से लौट आएंगी। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए सोच रही थी, बगैर ये जाने कि ये तो इसके दुखों की शुरुआत थी। फिदा भाभी आज शॉपिंग पर चलें? शमाइला ने फिदा को कॉफ़ी का कप पकड़ाते हुए कहा। हाँ शमाइला, क्यों नहीं, मेरा तो खुद बहुत दिल कर रहा है बाहर जाने को। ठीक है फिदा आपी, सुल्तान भाई और अशफाक को आने दें, फिर इनको साथ लेकर निकलेंगे। हाँ शमाइला, इनके बगैर इस अनजान मुल्क में बाहर निकलना बनता भी नहीं। क्या नहीं बनता? क्या प्लानिंग चल रही है दोनों के दरमियान? अशफाक साहब ने दरवाजे से अंदर आते पूछा। कुछ नहीं अशफाक भाई, आज शॉपिंग पर जाने का सोच रही हैं, लेकिन आपके और सुल्तान के साथ। फिदा ने हल्की सी मुस्कुराहट से इन्हें बताया। जी जी ज़रूर ले चलते हैं, आप ऐसा करें अभी तैयार हो जाए, मैं भाई से कहता हूँ फिर निकलते हैं। वो कहते हुए सुल्तान साहब के पास जाने लगे तो दोनों ने साबत में सर हिलाया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो लोग शॉपिंग मॉल में थे। फिदा और शमाइला शॉपिंग में मसरूफ़ हो गई और सुल्तान और अशफाक फर्स्ट फ्लोर पर रखे बेंच पर बैठ गए थे। वो दोनों कुछ बिज़नेस की डिस्कशन कर रहे थे जब सामने नज़र एक अपने हम उम्र शख्स पर पड़ी। सुल्तान भाई वो देखें, आपको नहीं लगता वो काजिम पे? सुल्तान ने फ़ौरन इसके हाथ के इशारे की तरफ देखा। हाँ अशफाक, ये काजिम है मेरा जिगरी यार। इसकी आंखों में एक चमक थी। वो भागकर इसके करीब गए। लंबी दाढ़ी, बिखरे बाल, आस्तीनें चढ़ी हुई आंखें, गिर्द
ہلکے وہ ایسے حلیے میں تھا کہ اپنے دوست کو پہچان گیا تھا۔ کاظم تم یہاں؟ سلطان کے پکارنے پر اس نے پہلے غور سے دیکھا۔ سلطان پہچانا مجھے، تمہارا دوست سلطان بھائی آپ یہاں؟ اس کے نام بتانے پر وہ فوراً پہچان گیا اور کس کر گلے لگا لیا۔ سلطان اس کے لیے کافی پریشان ہوا۔ کاظم کیا ہوا؟ یہ سب کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے میرے دوست؟ تو ایسا تو نہیں تھا۔ سلطان نے خود الگ کرتے اس کا جائزہ لیا تھا۔ جائزہ لیتے ہوئے کہا جی سلطان بھائی کہیں بیٹھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ سلطان اور اشفاق اپنے کیے اس بینچ پر بیٹھ گئے۔ ان کے آنسو تھے کہ گرتے جا رہے تھے۔ یار سلطان قسمت بہت بری کھیلی ہے میرے ساتھ۔ میں آج سے 15 سال پہلے یہاں لندن نوکری کے لیے آیا تھا۔ 2 سال بعد جب میں یہاں سے جانے لگا، کام نہ ملنے کی وجہ سے مزدوری کرتا رہا۔ یہاں بہت مشکل سے پیسہ جمع کر کے یہاں سے جانے کا سوچا تو میرا والٹ کا راہ چلتے چھین کر بھاگ گیا۔ تب سے یہیں مارا پھر رہا ہوں۔ میری بیوی نوکری کرتی ہے اور بیٹی بھی اب کافی جوان ہو گئی ہے۔ عرصہ ہو گیا انہیں دیکھے۔ اس کے ایک ایک لفظ پر آنسو بہہ رہے تھے۔ سلطان نے اس کو سینے سے لگا کر حوصلہ دیا۔ صبر رکھ میرے بھائی، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ہم ایک ساتھ یہاں سے واپس جائیں گے۔ تجھے اب کوئی کبھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں شمائلہ اور فدا بھی وہاں آ پہنچ گئیں۔ کاظم کو دیکھ کر فدا فوراً پہچان گئی تھی۔ کاظم بھائی آپ یہاں؟ کاظم نے آگے ہو کر اس کے سر پر پیار دیا۔ سلطان نے کاظم کو اپنے ساتھ گھر چلنے کا کہا۔ تقریباً رات کے 10 بجے وہ گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ حیا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اندھیرے اڑتے پردے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور اس کے چہرے پر پڑتی چاند کی مدھم سی روشنی اسے پرکشش بنا رہی تھی۔ عادل اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو طواف کر رہا تھا۔ اس کی اڑتی لٹیں اس کے عادل کو ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ عادل نے آرام سے کان کی پیچھے کی اور آہستہ سے اس کے آنکھوں پر ایک ایک کر کے اپنے لب رکھے اور پھر ہٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اب اس کے ہونٹ اس کی پیشانی پر جھکے تھے جس پر حیا ہلکا سا سٹپٹائی، پر نیند سے ابھی بھی نہ اٹھی تھی۔ اب کی بار عادل نے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے۔ اپنے ہونٹوں پر گرم نرم لمس محسوس ہوتے اس نے اپنی آنکھیں فوراً سے کھولیں۔ عادل اسے دیکھتے ہی پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا مسز عادل؟ شوہر ہوں آپ کا، اتنا تو حق دیں مجھے کہ میں آپ کو جی بھر کر پیار کر سکوں۔ عادل نے ایک آنکھ بند کرتے ہوئے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ حیا کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں جھکا کر سائیڈ پر کر لیں۔ عادل نے اس کی جھولی میں رکھے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا اور گال کے قریب اپنے ہونٹ کیے۔ حیا اس کی سانسوں کی تپش خود پر محسوس کرتے اپنی سانسوں کو قابو میں نہیں کر پا رہی تھی۔ عادل نے آہستہ سے پھر اس کے ہونٹوں پر اپنے پیار کی مہر جمائی۔ حیا بھی ویسے ہی بیٹھی عادل کی ایک ایک کارروائی میں شریک ہوتی گئی۔ یہ رات ان دونوں کے لیے حسین تھی اور دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت اہم تھے۔ عادل کی قربت اسے محفوظ پناہ گاہ لگتی تھی۔ آج رات وہ مکمل اس کے نام ہو گئی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ عادل کے نام تھا۔ اب وہ ہر نقش پر اپنی مہر لگا چکا تھا۔ ثنا بیڈ پر دوسری سائڈ چہرہ کر کے لیٹی تھی۔ مراد نے فون پر ریلز دیکھتے ہنس رہا تھا جس سے ثنا سو ہی نہیں پا رہی تھی۔ مراد اس نے تھک ہار کر اسے پکارا۔ پلیز یہ اپنے فون کا یا تو سپیکر کم کر لیں یا پھر ہینڈ فری لگا لیں، مجھے سونا ہے، ثنا نے بند آنکھوں سے کہا۔ مراد نے اس کے اس آرڈر پر اسے گھوری سے نوازا۔ گھورنا بند کریں یار، والیوم کم کریں پلیز۔ مانتی ہوں بیوی والا حق نہیں ہے دیتے، پر سونے تو سکون سے دیں۔ میں کہاں آپ سے حق مانگتی ہوں، میرا تو کوئی حق ہی نہیں ہے آپ جیسے آپ پر، جبکہ سارے حق بیوی کی حیثیت سے میرے ہیں، آپ صرف میرے ہیں، پھر بھی خیال کسی اور کے رکھتے ہیں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے قریب سانسوں کا لمس محسوس ہوا۔ ثنا نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ مراد، اس نے دھیمے سے لہجے میں اسے پکارا جو کہ اس کے قریب لیٹے بالوں کو ہاتھوں میں لے کر ان کی خوشبو سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اب بہت حق کی بات کرتی ہو نا تم، میرے ذرا سے قریب آنے پر تمہارے پسینے چھوٹ گئے۔ سوچو اگر میں نے ذرا سا حق دے دیا تو تمہاری کیا حالت ہوگی۔ مراد نے اس کی پیشانی سے پسینے کی چند بوندیں چنتے ہوئے سے کہا۔ ثنا کی دھڑکن اس قدر تیز بڑھی کہ مراد بخوبی اس کی آواز سن سکتا تھا۔ ثنا نے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ مراد نے بلینکٹ اپنا صوفے پر پھینکا اور اس کے بلینکٹ کو اس پر اور خود پر اوڑھ کر اس کے چہرے میں بالوں میں چہرہ چھپا کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ مائی وائف، آپ ہی نے مجھے بیوی اور شوہر کا مطلب سمجھایا اور آپ ہی حق کی بات کر رہی ہیں۔ آج کے لیے تمہاری نازک جان کے لیے اتنا حق کافی ہے۔
مراد نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ثنا کو آج اتنی زیادہ خوشی تھی کہ وہ چاہ کر بھی کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، پر اس نے سوچا صبح ہوتے ہی ماما اور بڑی ماما کو فون کر کے بتاؤں گی۔ اس نے مراد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، جس پر مراد کے چہرے پر ہلکی سی اسمائل آئی تھی، اور ثنا نے بھی آنکھیں موند لیں۔ کنٹینیو جاری ہے۔